क्वेश्चन नंबर 51 को हम लोग देखते हैं। NTU इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग। NTU मापने की इकाई क्या है? NTU मापने की इकाई क्या है? क्या इससे मापते हैं? प्रेशर ऑफ वाटर, तो वाटर प्रेशर को हम लोग किससे मेजर करते हैं? पास्कल से। टेम्परेचर ऑफ वाटर तो केल्विन से। एसिडिटी ऑफ वाटर तो ये पीएच स्केल से हम लोग मेजर करते हैं। टर्बिडिटी ऑफ वाटर, टर्बिडिटी ऑफ वाटर का मतलब हुआ कि कोई भी लिक्विड कितना क्लियर है, कितना साफ है, उसी को हम लोग टर्बिडिटी कहते हैं। और इसी को मेजर करने के लिए यूनिट हम लोगों के पास क्या है? NTU। तो NTU क्या मापता है? तो पानी की टर्बिडिटी, कि पानी कितना क्लीन है, कितना साफ है, इसके बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन फाइबर आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स यूज इन ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट। कार्बन फाइबर का यूज हम लोग करते हैं ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट को बनाने में। तो कार्बन फाइबर में कार्बन मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा होती है और इसका हम लोग प्रयोग एयरक्राफ्ट बनाने में और ऑटोमोबाइल बनाने में भी करते हैं। कार्बन फाइबर वंस यूज्ड कांट बी रिसाइकिल्ड। कार्बन फाइबर क्या एक ही बार यूज होगा? क्या इसका रिसाइकल नहीं कर सकते? तो कार्बन फाइबर का रिसाइकल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही बार यूज होगा। कार्बन फाइबर को हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। टेम्परेचर की आवश्यकता होगी तो ये हो सकता है, यानी ऐसा नहीं है कि ये रिसाइकल नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि कार्बन फाइबर को भी रिसाइकल कर सकते हैं। तो अब हम लोग को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें केवल एक स्टेटमेंट सही हो जाएगा, बाकी सेकंड वाला बोल रहा है कि कार्बन फाइबर को रिसाइकिल नहीं किया सकता, तो रिसाइकिल किया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विद रेफरेंस टू आयनिक कंपाउंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आयनिक कंपाउंड के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसको हम लोगों को डिफाइन करना है कि आयनिक कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। क्या आयनिक कंपाउंड अल्कोहल में सॉल्युबल नहीं है? तो आयनिक कंपाउंड तो अल्कोहल में सॉल्युबल है ही है, होते ही हैं। आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करते हैं, जाने देते हैं करंट को? अब जैसे NaCl है तो NaCl से तो करंट पास होगा नहीं, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। लेकिन यही NaCl का जब पानी के साथ सॉल्यूशन बना लेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे ब्राइन सॉल्यूशन। अब ब्राइन सॉल्यूशन से करंट पास होगा, लेकिन सॉलिड NaCl से नहीं होगा। तो अब करें कि ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं? जी नहीं, आयनिक कंपाउंड केवल मेल्टिंग फॉर्म में ही या एक्वस सॉल्यूशन के साथ ही करंट को पास होने देंगे। तो स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है। और ये ऑप्शन नंबर ए पर है कि कौन सा सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन का? केवल एक। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? केवल एक। 53 क्वेश्चन का आंसर केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल सिल्क। नेचुरल सिल्क में कौन सा मेन इसमें कंपोनेंट्स रहता है? तो पहले तो ये जानना होगा कि नेचुरल सिल्क जो होते हैं ये तो बनाते हैं प्यूपा के द्वारा बनता है। तो प्यूपा के द्वारा बनता है तो उनके सैलेवरी से ही बनता है, उनके लार से ही बनता है। और लार क्या है? तो लार में प्रोटीन ही तो रहते हैं। तो प्रोटीन के कंपोनेंट्स क्या हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। तो किसी भी प्रोटीन को बनाने के लिए नाइट्रोजन कंपलसरी है। तो इसलिए इसमें दिए गए ऑप्शन में आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है सिल्क का मेन कंपोनेंट्स है, क्योंकि सिल्क क्या होते हैं? नेचुरली ये क्या है? प्रोटीन है। तो प्रोटीन के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन दिए गए ऑप्शन में है, तो दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि वसा किस प्रक्रिया का उपयोग करके खाद्य तेलों से बनाया जाता है? फैट्स आर मेड फ्रॉम एडिबल ऑयल यूजिंग द प्रोसेस। अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये एडिबल ऑयल है, जिसे हम लोग वेजिटेबल ऑयल कहते हैं। अब वेजिटेबल ऑयल से हम लोग इसको क्या बनाते हैं? वेजिटेबल घी बनाते हैं, जिसे फैट कह सकते हैं। इसी को हम लोग डालडा भी कहते हैं।
इसी को क्या कहते हैं, डालडा भी कहते हैं। तो जब वेजिटेबल ऑयल को 120 या 140 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं और इससे हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो बनता है डालडा। लेकिन ये बनाने के लिए निकेल हो गया या प्लैटिनम हो गया, कैटलिस्ट का यूज करते हैं तो तेजी से बनता है। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग क्या, हाइड्रोजेनेशन। हाइड्रोजेनेशन। तो यानी वेजिटेबल ऑयल या खाने वाले तेल से किस प्रक्रिया का यूज करके फैट बनाते हैं, वेजिटेबल घी बनाते हैं, डालडा बनाते हैं, तो प्रक्रिया क्या हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजेनेशन। समझे बात को? तो ये आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, ऑप्शन नंबर डी। सोप बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, साबुन बनाने की प्रक्रिया को ही कहते हैं स्वप्निफिकेशन। समझे बात को? तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। और अल्कोहल और एसिड को जब मिक्स करते हैं, अल्कोहल और एसिड को जब मिलाते हैं तो ईस्टर मिलता है और पानी मिलता है, और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन। तो ये भी एक जान लेंगे अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। 56 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि which among the following is a wrong about fertilizer। फर्टिलाइजर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये रॉन्ग का मतलब क्या है, गलत है। तो फर्टिलाइजर मस्ट बी इनसॉल्युबल इन वाटर। तो फर्टिलाइजर इनसॉल्युबल नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, सॉल्युबल होना चाहिए। तभी तो पानी में घुलेंगे, फिर मिट्टी में जाएंगे, प्लांट उसको एब्जॉर्ब करेंगे। फिर है कि इट शुड मेंटेन द पीएच वैल्यू ऑफ 10 to 13। नहीं, जो इसका पीएच वैल्यू होना चाहिए वो 5.5 से 7.5 के रेंज के बीच में होना चाहिए फर्टिलाइजर का पीएच वैल्यू। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। इट शुड बी पॉइजनस टू प्लांट, इट शुड नॉट बी पॉइजनस टू प्लांट। ये बात सही है कि ये पौधों के लिए जहरीला नहीं होना चाहिए। तो ये तो अच्छी बातें कही गई है। तो यानी 1 और 2 नंबर स्टेटमेंट क्या है, गलत है। और ये कहां मिल रहे हैं हम लोगों को, तो ऑप्शन नंबर बी पर मिल रहे हैं। तो इस तरह से 56 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हुआ बाबू, तो क्वेश्चन नंबर का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। समझे बात को? अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 57। 57 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टाइप ऑफ सोप। सोप के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा सत्य है। तो कह रहा है कि ट्रांसपेरेंट सोप आर मेड बाय डिजॉल्विंग द सोप इन इथेनॉल एंड देन इवेपोरेटिंग द एक्सेस सॉल्वेंट। यानी जो ट्रांसपेरेंट सोप होते हैं जिसके आर पार देख सकते हैं, क्या उनमें इथाइल अल्कोहल को मिक्स किया जाता है? तो बिल्कुल ये बातें सही है। अब कह रहे कि सेविंग सोप कंटेन फिलर, फिलर लाइक सोडियम रोजिनेट, सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स एंड सोडियम। ये जो बातें कही गई है ना, ये सेविंग सोप के बारे में बातें नहीं कही जा रही है। ये लॉन्ड्री, जो लॉन्ड्री सोप होते हैं, जो ड्राई क्लीनिंग वाले होते हैं, जहां पे कपड़ा धोने के लिए जो लॉन्ड्री होता है, तो उसके जो सोप होते हैं ना, उसका ये कंपोजिशन है। सेविंग सोप में तो रहता है क्या, उसमें रोजीन रहता है और ग्लिसरीन रहता है, जो झाग को सूखने नहीं देगा। उसमें सोडियम रोजिनेट नहीं रहता, बल्कि रोजीन रहता है और ग्लिसरीन रहता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब कह रहा है कि सोप चिप्स आर मेड बाय रनिंग अ थिन शीट ऑफ मेल्टेड सोप ऑन अ कूल सिलेंडर एंड स्कार्पिंग ऑफ द सोप इन स्मॉल ब्रोकन पीसेस। यानी साबुन को एक पतले शीट पे ठंडा किया जाता है, फिर उससे खुरचा जाता है, फिर उसी से साबुन बनाया जाता है। तो ये 1 और 3 नंबर स्टेटमेंट सही है, लेकिन हम लोगों को बताना है कि सही कौन सा है। तो 1 और 3 हम लोगों को मिल रहे हैं कहां, ऑप्शन नंबर सी पर मिल रहे हैं। तो इस तरह से 57 का जो आंसर हुआ ये क्या हो गया, 1 और 3 स्टेटमेंट क्या है, सही है। 1 और 3 स्टेटमेंट क्या है, सही है। Which among the following is a narcotic analgesic drug। अभी एस्पिरिन के बारे में था ना कि नारकोटिक, नारकोटिक का मतलब क्या हुआ, मादक पदार्थ, जो इसमें नशा उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो ये सबसे बेस्ट क्या है, मॉर्फिन। मॉर्फिन को ही हाई पेन किलर में भी यूज करते हैं, एनाल्जेसिक बोल ही रहा है, दर्द निवारक, तो मॉर्फिन हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बारे में कुछ बोलने के लिए नहीं है। पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक्स है जो पेन को कम कर, फीवर को कम करता है।
Which of the following statement about the artificial sweetening agent is are true? आर्टिफिशियल स्वीटनर के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, सत्य है। अब बोल रहा है कि ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड इज द फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। अब ऑर्थोसल्फा बेंजामाइड जो है इसी को तो हम लोग कहते हैं साइकरिन। तो साइकरिन दुनिया का पहला आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ये बात सही है। अब कह रहा है कि ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड इज आल्सो कॉल्ड साइकरिन, तो बिल्कुल यही वाला स्टेटमेंट है। ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड इज अबाउट 100 टाइम्स एज स्वीट एज केन शुगर। क्या यह केन शुगर से 100 टाइम ज्यादा मीठा है? तो जो साइकरिन होता है वो इससे तो लगभग 300 से 550 गुना ज्यादा मीठा होता है, 550 गुना। तो इसलिए स्टेटमेंट 3 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी ये दोनों सही है साइकरिन के बारे में। तो अब इसमें से हम लोग को बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो 1 और 2 सत्य है, अब बाकी तीसरा नंबर गलत हो गया। तो 1 और 2 सत्य है, तो ये कहां है? तो ऑप्शन नंबर डी पर है। तो 59 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन फिर है 60 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? अब कह रहे कि हाइड्रोजन बम इज एट लीस्ट ट्वाइस मोर डेंजरस देन द एटम बम ऑफ द सेम कैपेसिटी पावर। कहते हैं कि हाइड्रोजन बम समान क्षमता शक्ति के परमाणु बम से कम 2 गुना खतरनाक होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो हाइड्रोजन बम होते हैं वो एटम बम से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि मिनिमम कितना? तो मिनिमम 2 गुना से ज्यादा ही होगा। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया इसका। और न्यूट्रॉन बॉम्ब जो होते हैं वो क्या करते हैं कि उससे गामा रेडिएशन का इमिशन सबसे ज्यादा होता है न्यूट्रॉन बम से। तो अब गामा रेडिएशन से तो बिल्डिंग वगैरह को हानि नहीं होता, लेकिन एनिमल बॉडी को, मानव बॉडी को तो नुकसान होता है। तो इसलिए ये क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को फिनेंशियली उतना नहीं लॉस पहुंचाते जितना कि ये लॉस किसको पहुंचाते हैं? मनुष्यों को पहुंचाते हैं। तो इसलिए स्टेटमेंट 2 और 1 दोनों सही है। तो दोनों सही के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HMX का पूर्ण रूप क्या होता है? HMX का, तो HMX का फुल फॉर्म होता है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। और HMX जो है ये RDX से ही रिलेट होता है, RDX के ही जैसा है। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका। नेक्स्ट है कि एलपीजी इज अ मिक्सचर ऑफ, ये क्वेश्चन देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से पूछा गया है कि अब एलपीजी का फुल फॉर्म आपने बहुत सारे एग्जामों में देखा होगा। अब एलपीजी का मिक्सचर इसमें से कौन सा है? तो अब इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे वही बच्चे जो कि कुछ फॉर्मूला भी याद रखे हुए हैं। तब एलपीजी बना होता है किससे? प्रोपेन से बना होता है और ब्यूटेन से बना होता है। तब हम लोगों को बताना है कि प्रोपेन और ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है। तो प्रोपेन C3 से और ब्यूटेन C4 से। तो अब देखिए इसमें C6 से एक शुरू है और C2 से ये 2 शुरू है। तो अब हमारे पास तो यही ऑप्शन ही बचा। ठीक है, तो ये ब्यूटेन हो गया C4H10 और ये हो गया प्रोपेन। तो ब्यूटेन और प्रोपेन के ही तो लिक्विफाइड होते हैं एलपीजी। क्लियर? जिन अब एलपीजी में कोई स्मेल नहीं होता, तो इसमें हम लोग इथाइल मार्कैप्टन का यूज करते हैं ताकि इसमें स्मेल रहे कि लीक हो तो पता चले। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख पा रहे हैं कि मैच कराना है कि सीएनजी है एक तरफ, सीएनजी, एलपीजी, कोल गैस, वाटर गैस। अब देखिए इसमें अब सीएनजी का हो सकता है कि किसी को कंपोजिशन ना पता हो, किसी को हो सकता है एलपीजी का ना पता हो। लेकिन एलपीजी का ना पता हो तो इसके पहले तो ही पता किए थे कि एलपीजी में क्या है, ब्यूटेन है और प्रोपेन है। तो बी का आंसर 2 होगा। तो बी का आंसर 2 होगा। तो बी का आंसर देखिए 2 ही ऑप्शन में 2 है, तो बाकी ये तो ए और बी तो आंसर होंगे ही नहीं। फिर अब देखिए यहां पे है कोल गैस। कोल गैस में हाइड्रोजन रहता है, तो किसी एक कंपोजिशन में देखिए हाइड्रोजन इसमें 56% रहता है, ये याद रखने वाली बात है। तो सी का 4, सी का आंसर क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। सी का आंसर क्या होना चाहिए? 4। तब देखिए बी का आंसर 2 और सी का आंसर 4, यही केवल ऑप्शन नंबर सी में है, बाकी मैच करा लेना है, सही हो जाएगा। CO प्लस H2 को वाटर गैस कहते हैं, CO प्लस H2 को वाटर गैस कहते हैं। तो डी का आंसर 1 हो जाएगा।
देख ही रहे डी का आंसर 1 है ही, ए का आंसर 3 हो गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश परमाणु हथियारों के अप्रसार संधि पर सिग्नेचर नहीं किया है, हस्ताक्षर करता नहीं है? तो इसमें से अब हम लोगों को बताना है कि कौन से वो देश हैं जो हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो बताएंगे आप लोग क्या होगा आंसर? बताएंगे? सब देखिए, अब भारत ने भी तो साइन किया ही है, ठीक है, पाकिस्तान ने भी साइन किया है, इजराइल ने भी किया है, दक्षिणी सूडान ने किया है, ईरान ने नहीं किया है। तो यानी 1 3 4 5 ऑप्शन ने किया है प्रसार संधि पर हस्ताक्षर और ईरान ने नहीं किया है। तो 1 3 4 5 ऑप्शन नंबर सी में मिल गया। तो 64 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 65 को देखेंगे, कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसको पढ़ना है और बताना है कि टेफ्लॉन एंड डेक्रोन आर पॉलीमर। टेफ्लॉन और डेक्रोन दोनों पॉलीमर हैं। जी हां, ये दोनों पॉलीमर होते हैं, टेफ्लॉन और डेक्रोन भी। डेक्रोन को हम लोग आर्टिफिशियल ऊल भी कहते हैं, डेक्रोन का ही प्रयोग करके आर्टिफिशियल ऊन बनाया जाता है, और टेफ्लॉन से नॉन स्टिक बर्तन बनाए जाते हैं। नियोप्रीन इज अ सिंथेटिक रबर। क्या नियोप्रीन एक सिंथेटिक रबर है, संश्लेषित रबर है? जी हां, यह भी सही है। पॉलीथीन इज अ पॉलीइथाइलिन पॉलीमर। जो पॉलीथीन है वो पॉलीइथाइलिन से बना है क्या? तो जी हां, इथाइलिन से ही ढेर सारे मॉलिक्यूल्स मिले तो बना पॉलीथीन, यह भी सही है। नेचुरल रबर इज क्लोरोपिन। क्लोरोपिन नहीं मेरे दोस्त, आइसोप्रीन। क्या होता है? आइसोप्रीन। तो ये स्टेटमेंट 4 नंबर गलत हो गया। तब हम लोग को ऐसे ऑप्शन की तलाश करनी होगी जिसमें 1 2 और 3 हो। तो 1 2 और 3 हम लोग को बड़ा आसानी से मिल गया, ऑप्शन नंबर ए पर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देख रहे हैं कि ड्राइंग समूहों के साथ 3 समान इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण फिनोल की तुलना में कौन सा अधिक मजबूत है? अब हम लोगों को बताना है, जिसमें ओ टोलोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड है और पिक्रिक एसिड है। इसमें बताना है कि कौन सबसे मजबूत है। पहले तो यह याद रखना है कि एसिटाइल सॉलिसिलिक एसिड को ही एस्पिरिन कहते हैं। एस्पिरिन कहते हैं एसिटाइल सॉलिसिलिक एसिड को ही, जिसके बारे में स्टेटमेंट थे एस्पिरिन जो पेन किलर था। पिक्रिक एसिड को हम लोग कहते हैं ट्राई नाइट्रोफिनॉल, टीएनपी के नाम से जानते हैं, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, टीएनपी। और ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है और ये एक क्या है? एक्सप्लोसिव है। एक्सप्लोसिव है, ये एक विस्फोटक है और ये ही सबसे मजबूत है। और ये ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब आगे कह रहे हैं कि इथेनॉल के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करें और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें। इथेनॉल के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं। इथेनॉल जिसका फार्मूला C5H5OH होता है, उसी के बारे में, जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में अल्कोहल भी कहते हैं। तो अब इसमें क्वेश्चंस क्या है कि यह सभी मादक पेयों का मुख्य घटक है। इट इज मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ऑल अल्कोहल ड्रिंक्स। क्या ये सभी अल्कोहल ड्रिंक्स में रहता है? जी, तो ये बिल्कुल रहता है। इट इज नॉट अ गुड सॉल्वेंट। ये तो एक अच्छा सॉल्वेंट है, तो नट नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा, यानी एक अच्छा सॉल्वेंट है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। क्या ये पानी के किसी भी रेशियो में संभव है घुलना? तो जी हाँ, पानी के साथ हमेशा सॉल्युबल है। इट कांट बी यूज्ड एज एन एडिटिव इन पेट्रोल। पेट्रोल के साथ इनका उपयोग कर सकते हैं, तो कर नहीं सकते हैं ये बोल रहा है, तो हम लोग प्रयोग इसका कर सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। यानी हमारे पास गलत स्टेटमेंट कितने हुए? 2 और 4। आज सही स्टेटमेंट कितने हुए? तो हम लोग का सही स्टेटमेंट है 1 और 3। तब हम लोग को बताना है कि कौन सा सही है। तो 1 और 3 स्टेटमेंट क्या है? सही है। 1 और 3 सही है और 1 और 3 कहां है? ऑप्शन नंबर बी पर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 68 को हम लोग देख पा रहे हैं
कि निम्नलिखित कार्बन यौगिकों में उनके मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पर व्यवस्थित करना है। मेल्टिंग पॉइंट के आधार पर इन लोगों को हम लोगों को सजाना है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है, किसका कम होता है। तो आप देखिए इसमें जो एसिटिक एसिड है ये मेल्ट होता है 290 डिग्री सेल्सियस पर, 290 सेल्सियस नहीं केल्विन, 290 केल्विन पर। अब इसमें क्लोरोफॉर्म जो है ये 209 केल्विन पर, इथेनॉल जो है 156 के आसपास, और मीथेन जो है 90 केल्विन के आसपास। तो अब इसमें हम लोग सजाना क्या है, तो ये सबसे ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट है, इससे कम इसका, इससे कम इसका, इससे कम इसका। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसमें से पूछ रहा है कि एक्सेस ऑफ व्हिच ऑफ द अबव इन द एनवायरमेंट कॉजेज ऑफ एसिड रेन। यानी ये चार जो गैसों के नाम दिए गए हैं, जो चार केमिकल्स को आप देख पा रहे हैं, इन चार केमिकल्स में से कौन ऐसे हैं जो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एसिड रेन के लिए H2SO4 रिस्पॉन्सिबल है और HNO3 रिस्पॉन्सिबल है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए पानी के साथ SO2 मिलेगा और नाइट्रिक एसिड के लिए पानी के साथ NO2 मिलेगा, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये दो रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए। और दुनिया में पहली एसिड रेन हुई 1972 ईस्वी में स्वीडन कंट्री में, और 1974 में पहला एसिड रेन हुआ इंडिया के महाराष्ट्र में। और एसिड रेन कहते किसे हैं, तो जिस रेन वाटर का पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाए उसे हम लोग एसिड रेन के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों के लिए 2 और 4 चाहिए एसिड रेन के लिए। 2 और 4 कहां है, तो राइट ऑप्शन आंसर इज द बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SO2 कैसा व्यवहार करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग दोनों की तरह। तो ये दोनों की तरह, ये सब फैक्चुअल डेटा है, इसको याद रखेंगे। SO2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है और रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है, काफी इंपॉर्टेंट है वो। फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों में शीतलक के रूप में सोडियम का उपयोग करने के पीछे निम्नलिखित में क्या कारण है। Which of the following is the main reason behind using sodium as coolant as a fast breeder reactor? अब जो रिएक्टर है, रिएक्टर में एक टाइप होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो होते हैं इसमें ठंडा करने के लिए कूलेंट के रूप में पानी का यूज नहीं करते, इसमें हम लोग यूज करते हैं लिक्विड सोडियम का। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से हम लोग क्या करते हैं कि एक मटेरियल को, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। तो वहां पे जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो अब पानी क्या है कि तुरंत बॉयल होगा और स्टीम बन करके जाने लगेगा। तो वहां पे हम लोगों को कुछ ऐसा मटेरियल चाहिए जिसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, ज्यादा हो। तो सोडियम की मेल्टिंग पॉइंट जो होती है ये काफी अधिक होती है, 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं, क्योंकि सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट सॉरी बॉइलिंग पॉइंट, सोडियम की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है। इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं रिएक्टर के अंदर कूलेंट के रूप में, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। नहीं तो ऐसे जो एनर्जी रिएक्टर हैं उसमें तो हम लोग पानी का ही प्रयोग करते हैं, टरबाइन चलाने के लिए वेपर भी तो चाहिए। और यह भी यहां से पॉइंट याद रखेंगे कि भारत अपने एटॉमिक एनर्जी से जो इलेक्ट्रिक जनरेट करता है वो 2 से 4% के ही आसपास है। भारत सबसे ज्यादा थर्मल से यानी कोयला जला करके बिजली प्राप्त करता है, 65 से 70% के आसपास, अप्रोक्स 68% के आसपास है। 22% नदी में बांध बना करके हाइड्रो से 22%, हाइड्रो से 22% एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बोल रहा है कि एक गिलास है, तो एक है जिसमें टैप वाटर रखा हुआ है, नल का जल, दूसरे में डिस्टिल वाटर रखा हुआ है, और तीसरा जो है जिसमें समुद्री जल रखा हुआ है। 3 गिलास हैं, एक में क्या है डिस्टिल वाटर, एक में जो है टैप वाटर, और एक में है सी वाटर, समुद्री जल। बोल रहा है कि अगर इन तीनों को जमाना चाहेंगे तो सबसे पहले कौन जमेगा और सबसे बाद में कौन जमेगा। तो वाटर का रूल्स क्या है कि जब वाटर में इम्प्यूरिटी को मिक्स करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है।
तो इम्प्यूरिटी मिक्स करेंगे तो टैप वाटर में इम्प्यूरिटी तो है ही, क्योंकि नल का जल है, तो नल के जल में इम्प्यूरिटी तो रहती ही रहती है। नल के जल से तुलना करेंगे समुद्र के जल का, तो उसमें और ज्यादा इम्प्यूरिटी है। तो इसमें सबसे ज्यादा प्योर कौन है? तो इसमें सबसे ज्यादा प्योर कौन होगा? जो डिस्टिल वाटर होगा। तो डिस्टिल वाटर पहले वेपर पहले जमेगा, फिर उसके बाद नल का जल, फिर उसके बाद समुद्र का जल, क्योंकि इम्प्यूरिटी बढ़ते जा रहा है, तो जिसमें ज्यादा होगा वो देर से, जिसमें कम होगा वो पहले। तो डिस्टिल वाटर पहले जमेगा, फिर टैप वाटर, फिर सी वाटर। तो इस तरह से आंसर हम लोगों का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 73 कि बीओडी इज ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इज एन इंडेक्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अ ड्रिंकिंग वाटर शुड हैव बीओडी लेवल ऑफ 1 to 2 ppm। बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की पानी में ऑक्सीजन के डिमांड कितने हैं, इसी के द्वारा हम लोग पानी के शुद्धता अशुद्धता का जांच करते हैं कि पानी किसी जीव के रहने लायक है कि नहीं। तो इसमें कह रहा है कि बीओडी सूक्ष्म जीवों द्वारा उपभोग की जाने वाली ऑक्सीजन है और जल प्रदूषण का एक सूचकांक है। हाँ बिल्कुल सही बात है कि बीओडी जो है ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर रह रहे हैं उनके जिंदा रहने के लिए भी ये जरूरी है, और ये जल प्रदूषण को भी शो करता है। और पीने के पानी में बीओडी का लेवल 1 से 2 होना चाहिए। ये दोनों स्टेटमेंट बीओडी के बारे में सही है। जब दोनों सही है तो इस तरह के ऑप्शन हम लोगों को कहां मिलेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी के पास है। हम लोगों ने आंसर कर दिया। 74 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देयर आर टू स्टेटमेंट गिवन बिलो। स्टेटमेंट 1 कि स्टीम प्रोड्यूस लेस सीवियर बर्न देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पर पानी भी गर्म है, भाप भी गर्म है, तो भाप जो है वो कम जलन पैदा करेगा पानी से। ये तो असंभव है, क्योंकि वेपर के पास लैटेंट हीट ज्यादा होता है। वेपर का लैटेंट हीट कितना है? 539 या 540 ग्राम पर कैलोरी, ऐसे है 540 कैलोरी पर ग्राम है, तो ये ज्यादा है। और फिर कह रहा है कि ड्राई आइस इज कोल्डर देन रेगुलर आइस। ड्राई आइस किसको कहते हैं? तो सॉलिड CO2 को हम लोग कहते हैं ड्राई आइस, सूखा बर्फ कहते हैं। तो ये -78 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। ऐसे जो रेगुलर आइस है तो 0 डिग्री पर। तो अब कह रहा है कि इसमें कि ड्राई आइस इज कोल्डर देन रेगुलर आइस, तो एकदम होगा, क्योंकि ये 0 डिग्री पर है रेगुलर आइस और ये -78 डिग्री पर है। तो इसमें क्या होगा कि स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगा और स्टेटमेंट 2 सही हो जाएगा। तो अब ऐसे हम लोगों को क्वेश्चंस खोजने हैं कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी पर हम लोगों को जवाब मिल गया इसका। समझे बात को? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कार्बन फुटप्रिंट का मीनिंग क्या है? तो कार्बन फुटप्रिंट का मीनिंग ये है कि कोई भी वैसी गैसेस जिससे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है, पृथ्वी की टेम्परेचर बढ़ती है, ग्रीन हाउसेस गैसेस बढ़ती है, अब वो ग्रीन हाउस गैस के लिए रिस्पॉन्सिबल कोई व्यक्ति हो, कोई संस्था हो, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? कार्बन फुटप्रिंट। की एक व्यक्ति, एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन कितना ग्रीन हाउस गैस का इमिशन करती है। तब देखिए इसमें कहीं मिल जाए हम लोगों को, तो टोटल सेट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन कॉज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, इवेंट और पर्सन। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी सोचेंगे तो बी में क्या कह रहा है कि कार्बन गैस का उत्सर्जन। तो कार्बन गैस का उत्सर्जन नहीं, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है कार्बन फुटप्रिंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही जवाब दें। कह रहा है कि कोल एश कंटेन आर्सेनिक, लेड एंड मर्क्यूरी। अब फिर कह रहा है कि कोल फायर पावर प्लांट रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन इन एनवायरमेंट। फिर कह रहा है कि हाई एश कंटेन इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया कोल। क्या भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है? ऐसी भी बातें हैं। कोयला जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारा भी होता है।
तो ये सभी बातें सही है। इंडियन कोयले में लगभग 40 से 45% राख मिलता है। और ये भी सही है कि कोयला जलाएंगे तो SO2 और NO2 गैस भी मिलती है, जिससे एसिड रेन की संभावना रहती है। और कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारा भी होता है। तो 1, 2 और 3 सभी सही है। और सभी सही के लिए ऑप्शन क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी है। तो इस तरह से हम लोगों ने 76 नंबर तक पहुंच गए। अब हम लोग बात करेंगे किसका? 77 नंबर प्रश्न का, कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज सिलिकॉन कार्बाइड यूज्ड? सिलिकॉन कार्बाइड का यूज कहां करते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड का यूज कहां करते हैं? तो सिलिकॉन कार्बाइड को ही कहते हैं हम लोग कार्बोरेंडम, ठीक ना। कार्बोरेंडम के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड को ही जानते हैं। और ये मोह के हार्डनेस स्केल पर तीसरा या चौथे नंबर पर आता है, यानी कि यह हीरा के बाद हार्डेस्ट मटेरियल में काउंट होता है। तो ये क्या यूज होगा इसका? कटिंग वेरी हार्ड सबस्टांसेस, कठोर पदार्थों को काटने में इसका प्रयोग किया जाता है, लाइक डायमंड। अब हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मोनाजाइट के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन है कुछ, कि मोनाजाइट के बारे में कुछ चीजें दी गई है, ये बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहले तो ये हम लोगों को जानना होगा कि जो मोनाजाइट है, ये मोनाजाइट में ही रहता है क्या? थोरियम। मोनाजाइट में थोरियम रहता है। और मोनाजाइट केरल राज्य के समुद्र तट के किनारे मोनाजाइट बालू में पाया जाता है। और ये जो थोरियम है, ये न्यूक्लियर फ्यूल्स कहलाता है। इसी को हम लोग नाभिकीय ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। अब ये कह रहा है कि यह एक दुर्लभ फास्फेट खनिज है जो मौसम के प्रति प्रतिरोधी होता है। तो बिल्कुल ये बात सही है कि जब मोनाजाइट मिलता है तो उसमें फास्फेट वगैरह भी रहते हैं। फिर है कि इट एक्ट इज एन इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ थोरियम, सेरियम एंड अदर रेयर एलिमेंट। पृथ्वी पे जो रेयर एलिमेंट है, क्या उसके भी ये सोर्स है? तो जब हम लोग थोरियम को निकालते हैं तो थोरियम में बहुत सारे थोरियम भी मिलते हैं, सेरियम भी मिलते हैं, और भी एलिमेंट इसमें प्राप्त होते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। यह भारत के तटों के किनारे रेत के बड़े भंडारों में पाया जाता है। तो मोनाजाइट तो बालू ही है, तो उसी में पाया जा रहा है। तो यह भी स्टेटमेंट सही है। यह नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की दुर्लभ पृथ्वी धातुएं हैं। तो ये क्या है कि अब इसके बारे में बोल रहा है कि इसमें रिन्यूएबल एनर्जी का एक सोर्स भी है और क्रिटिकल रेयर एलिमेंट का भी सोर्स है। तो ये चारों स्टेटमेंट मोनाजाइट के बारे में सही है। तो ये हो जाएगा चारों स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेटल एंड देयर ओर। अब कह रहा है कि आयरन का ओर सीडेराइट है क्या? तो बिल्कुल है। कॉपर का कैलामाइन है क्या? जिंक का स्फेलराइट है क्या? तो ये कॉपर का नहीं, कैलामाइन भी किसका है? जिंक का भी है। अब कह रहा है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच था? तो 1 और 3 करेक्टली मैच थे और 2 नंबर गलत मैच था। तो 1 और 3 हम लोग के हैं क्या ऑप्शन में? सुमेलित, अच्छा सुमेलित नहीं है, ये बताना था कि कौन सा करेक्टली नहीं मैच है। तो नहीं मैच है तो केवल 2 जो है ये सही मैच नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? ऐसे ही हम लोग पहुंचे अब कहा 80 नंबर। क्या है? हम लोगों से पूछा जा रहा है कि फ्लोगोपाइट और पेग्माटाइट क्या है, किससे संबंधित है? तो ये ध्यान रखना है कि फ्लोगोपाइट और पेग्माइट ये दोनों जो है ये खनिज हैं, मिनरल्स हैं, जिसमें पाया जाता है माइका, अवरक। तो इनका संबंध किससे है? अवरक से है। किससे है? अवरक से है। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एट अ वेरी लो टेम्परेचर मर्क्यूरी बिकम अ परफेक्ट इंसुलेटर। एट अ वेरी लो टेम्परेचर मर्क्यूरी बिकम अ परफेक्ट इंसुलेटर। बहुत कम तापमान पर जब मरकरी को ले जाते हैं तो यह इंसुलेटर बन जाता है जिससे करंट पास नहीं होगा। जी नहीं, जब मर्क्यूरी को वेरी लो टेम्परेचर पर ले जाते हैं तो यह इंसुलेटर नहीं, सुपर कंडक्टिविटी को शो करता है, सुपर कंडक्टर की तरह व्यवहार करता है। मर्क्यूरी इज द only metal which is liquid at room temperature -39 डिग्री सेल्सियस पर मरकरी जमता है, मरकरी फ्रीज होता है। तो रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड नेचर को ही शो करेगा।
तो यह स्टेटमेंट 2 सही है बट स्टेटमेंट 1 गलत है। तो अब इसमें से हम लोगों को क्या बताना है? करेक्ट। तो करेक्ट कौन सा है? ओनली 2 और 1 क्या है? गलत है। क्लियर? अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग 82 नंबर प्रश्न। मैच द फॉलोइंग बेस एज पर देयर यूजेज। कुछ बेस दिए गए हैं, कुछ क्षारक दिए गए हैं, उनके यूजेज बताने हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज है, ये हम लोगों को बताना है। तो एक बार आप लोग भी विचार कीजिए क्या होगा आंसर 82 नंबर प्रश्न का। 82 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं हम लोग रिमूविंग ऑफ ग्रीस स्टेन। ग्रीस के दाग को हटाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं किसका? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं साबुन बनाने में, साबुन बनाने में। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं आग बुझाने में। तो यानी आंसर क्या हुआ? A4B3C2D1 D1 यही कुछ हम लोगों का आंसर हो रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर? 83 some metal oxide react with acid as well as base to produce salt and water. They are known as amphoteric oxide. The examples of amphoteric oxide यानी मेटल के कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिड के भी साथ रिएक्शन करते हैं, बेस के भी साथ रिएक्शन करते हैं। एसिड के भी साथ करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर देंगे, बेस के साथ भी करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर देंगे। मतलब वो एसिड के भी कैरेक्टर को अपने पास रखते हैं, बेस के भी कैरेक्टर को अपने पास रखते हैं। और ये दोनों कैरेक्टर को जो अपने पास रखता है उसी को कहते हैं एम्फोटेरिक। और ये इनमें से कौन है? तो एल्युमिनियम और जिंक के ऑक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। तो ये सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। Which of the following is the best related to the term cryptojacking? क्रिप्टोजैकिंग का संबंध किससे है? क्रिप्टोजैकिंग, तो क्रिप्टोजैकिंग जो है ये साइबर हमला, साइबर अटैक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है। और इसमें हमला कर करके मतलब किसी के कंप्यूटर को हैक कर करके उससे डिमांड किया जाता है क्रिप्टो करेंसी की। तो इसीलिए ये साइबर अटैक टेक्नोलॉजी क्रिप्टोजैकिंग कहलाती है, क्योंकि इसमें क्रिप्टो करेंसी की डिमांड की जाती है। भारतीय सॉल्ट पीटर के नाम से किसे जानते हैं? द इंडियन सॉल्ट पीटर, भारतीय सॉल्ट पीटर। अब देखिए सॉल्ट पीटर का मतलब क्या है? तो सॉल्ट पीटर का मतलब, सॉरी सॉल्ट पीटर मैं बोल रहा हूं, हाँ ठीक तो है, इंडियन सॉल्ट पीटर, इंडियन सॉल्ट पीटर या सॉल्ट पीटर। तो सॉल्ट पीटर का मीनिंग क्या होता है? तो सॉल्ट पीटर हम लोग कहते हैं किसे? वैसा कंपाउंड जिसमें नाइट्रेट की मात्रा होती है उसे सॉल्ट पीटर कहते हैं। वैसा कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है उसे सॉल्ट पीटर कहते हैं। इंडियन सॉल्ट पीटर किसे कहते हैं? तो ये पोटेशियम नाइट्रेट को कहते हैं, KNO3 को कहते हैं। ठीक है। एक होता है चिली सॉल्ट पीटर जिसे NaNO3 कहते हैं, तो चिली कंट्री में पाया जाता है इसलिए उसको कहते हैं चिली सॉल्ट पीटर, NaNO3 को। ठीक ना। सोडियम नाइट्रेट को हम लोग क्या कहते हैं? चिली सॉल्ट पीटर। KNO3 को क्या कहते हैं? सॉल्ट पीटर या इंडियन सॉल्ट पीटर के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। क्लियर? तो ये हो गया चिली सॉल्ट पीटर, NaNO3 इसे हम लोग कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों से पूछा जा रहा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ वाटर इज होमोजेनस। पानी में नमक जब डाल दिए तो सॉल्यूशन बना, तो सॉल्यूशन कैसा है? होमोजीनस है। तो होमोजीनस का तो मतलब ही होता है कि उसके हर कंपोनेंट्स की मात्रा हर पार्ट में इक्वल हो। तो अब पानी और नमक जब मिलेगा तो सेम टेस्ट रहेगा हर जगह, तो ये क्या होगा? सही होगा। अ सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट इज होमोजीनस। ठीक है। अब कह रहे हैं कि अ सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट इज द होमोजीनस, यानी एक विलयन जिसका संगठक अलग अलग हो वो सजातीय होता है क्या? तो जब अलग अलग होगा तो हेट्रोजीनस हो जाएगा, हेट्रोजीनस हो जाएगा। तो यह स्टेटमेंट क्या हो गया हम लोगों का? गलत हो गया। तो केवल एक ही सही है, यानी ए सही है और आर गलत है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 86 का। सफेद कपड़े पर लगे करी के दाग पर साबुन रगड़ने पर वह लाल भूरे रंग का हो जाता है। यानी सफ अब देखिए, अ स्टेन ऑफ करी ऑन व्हाइट क्लॉथ बिकम्स रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन कलर का हो गया जब उस पे गिरा कढ़ी। व्हेन सोप इज स्क्रब्ड ऑन इट इट टर्न येलो। जब इस पे साबुन रगड़ा गया तो कैसा हो गया, येलो हो गया। फिर बोल रहा है कि जब इसको फिर पानी से धोया गया तो ये कैसा हो गया, फिर से हो गया कैसा, इट टर्न रेडिश ब्राउन, फिर से रेडिश ब्राउन हो गया। तो इस दाग पर साबुन रगड़े तो येलो हुआ, तो ये नेचर किसका है, बेस का। अब फिर येलो से जब एसिड के साथ, यानी पानी का नेचर तो एसिडिक ही है, तो फिर हो गया रेडिश ब्राउन। तो ये ऐसा क्यों हुआ, सोप इज अ बेस इन नेचर, सोप इज एसिडिक इन नेचर, सोप इन न्यूट्रल, तो यानी क्या है, सोप इज बेसिक इन नेचर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 87 का, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। 88 a specific experiment, blue litmus paper is dipped into hydrochloric acid and it change into red color। जब हम लोग ब्लू लिटमस को HCl में डुबाए तो रेड हो गया। ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इनटू ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड में भी डुबाए तो लाल हो गया। फिर ब्लू लिटमस पेपर को सल्फ्यूरिक एसिड में डुबाए तो भी लाल हो गया। अब कह रहा है कि जनरल लॉ एसिड इज टर्न इनटू ब्लू लिटमस रेड, इट इज कॉल्ड रीजनिंग। यह किस तरह का रीजनिंग कहलाता है, तो वैसा स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट जिसके कंक्लूजन एक जैसे होते हैं, ऐसे रीजनिंग को इंडक्टिव रीजनिंग के नाम से जानते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या हो रहा है, सेम एक्सपेरिमेंट हो रहा है और कंक्लूजन भी सेम आ रहा है। सेम कंक्लूजन के लिए वर्ड यूज किया जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, एकदम लेटेस्ट तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैच कराना है हम लोगों को, एक तरफ एसिड है, दूसरी तरफ उनके सोर्सेस की बात की गई है। तो मैलिक एसिड तो एप्पल से आता है, तो नो डाउट ये यहां चला जाएगा। फिर है फॉर्मिक एसिड, तो ये चींटी से आता है, तो ये यहां चला जाएगा। टार्टरिक एसिड टामारिंड से आता है, तो यहां चला जाएगा। यानी B1C2, B1C2 और D3 की बात हो रही है और A4 का बात हो रहा है। तो ये कहां है, 4 3 2 1, यही तो, यही है ना। हाँ देख लो, A4 ठीक है, B1 C2 D3 ठीक तो है, ऑप्शन नंबर सी एस्कॉर्बिक एसिड। आगे देखेंगे 3D प्रिंटिंग में निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। 3D प्रिंटिंग नया टेक्नोलॉजी है, 3D प्रिंटिंग में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। तो 3D प्रिंटिंग के लिए पॉलीलैक्टिक एसिड, एक्रिलोनाइट्राइल, ब्यूटाडाइन, स्टायरीन, गोल्ड एंड सिल्वर, स्टेनलेस स्टील, सिरेमिक, वुड, ये सब का प्रयोग होता है। ये सारे चीजों का प्रयोग होता है 3D प्रिंटिंग में, ध्यान रखना है इसको। 91 आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बताना है कि एटॉमिक रेडियस के लिए दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है, जब इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा, ये बात सही है। ऊपर से नीचे आने पर घटता है, नहीं घटता नहीं है, बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता नहीं, घटता है। बाएं से दाएं जाने पर घटता है। तो 1 और 4 दोनों सही है, तो 1 और 4 कहां मिलेंगे, 91 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 92 को देखेंगे हम लोग कि सिलिकॉन है, फ्लोरीन है, एल्युमिनियम है, सल्फर है और दूसरे तरफ इनकी वैलेंसी दी गई है। तो ये हम लोगों को मिलाना है कि किसकी वैलेंसी किसके बराबर होती है। तो आप लोग बताएंगे क्या आंसर होगा, बताएंगे। तो सिलिकॉन का होता है 4, फ्लोरीन का 1, एल्युमिनियम का 3, सल्फर का 2। तो ऐसे हम लोग को मैच करा लेना है, यानी सिलिकॉन का 4 तो A4, फ्लोरीन का 1 तो 1 हो गया, एल्युमिनियम का 3 और सल्फर का 2। तो मैच कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 3 2, 4 1 3 2,
तो 4132 ऑप्शन नंबर बी पर है। वैलेंसी, इस तरह के भी प्रश्न की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना है। अब मैं ये बात बता देना चाहूंगा आप लोगों को कि ये जितने क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो मैंने किसी क्वेश्चन को अपने हाथों से लिख करके नहीं बनाया है। ये क्वेश्चन 2023 में ऑल इंडिया में जितने पीसीएस के एग्जाम हुए थे, इसमें मैंने बीपीएससी का केवल एक ही क्वेश्चन उठाया है, बीपीएससी का एक भी क्वेश्चन हालांकि नहीं उठाया, केवल एक क्वेश्चन। यूपी पीसीएस का भी मैंने क्वेश्चन नहीं उठाया है, उत्तराखंड का भी नहीं उठाया है। जो क्वेश्चंस आपको घटना चक्र में मिल जाते हैं वो क्वेश्चंस हमने उठाया ही नहीं है। बाकी अदर पीसीएस के मैंने उठा लिया है जिसके क्वेश्चन घटना चक्र में नहीं मिलते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आगे है कि पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन तापमान सीमा कितनी होती है। अब देखिए पोटेशियम क्लोरेट KClO3, जब इसको गर्म करते हैं तो ये डिकम्पोज होता है पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल्स भी है, लेकिन ये बड़ा अच्छा एग्जाम है जिसने पूछा कितना डिग्री तापमान पर, तो ये 653 से 873 केल्विन पे डिकम्पोज हो जाता है। क्लियर। 94 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग रुक कर रहे हैं। लियोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल देन लियोफोबिक सोल्स। थोड़ा पानी पी लेता हूं दोस्त। क्वेश्चन है लियोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल देन लियोफोबिक सोल्स। अब देखो यहां पे एक वर्ड है लियोफिलिक। लियोफिलिक का मतलब होता है ना, लियोफिलिक का मतलब होता है लिक्विड लवर, और लियोफोबिक का मतलब क्या होता है, जो लिक्विड से दूर भागता हो। फोबिक का मतलब क्या, डर, जो उसको लिक्विड से डर हो। तब कह रहा है कि लियोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल देन लियोफोबिक, तो स्टेबल तो होगा ही होगा, स्टेबल, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है। लियोफिलिक क्या है, कोलाइडल है, तो कोलाइडल में अब क्या है कि लियोफिलिक है, तो ये तो ज्यादा स्टेबल होगा। और लियोफिलिक कोलाइड बड़े पैमाने पर घुलनशील होते हैं। लियोफिलिक तो लिक्विड लवर है ही, तो सोल्यूबल भी होगा। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों सही है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन व्यू ऑफ द रस्टिंग ऑफ आयरन, कि आयरन में जब रस्ट लगता है, जंग लगता है, तो क्या होता है। तो इसे रासायनिक रूप से आयरन ऑक्साइड कहते हैं, बिल्कुल सही। जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन माना जाता है, ये भी सही है। लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचाने के लिए उन पे जिंक का कोटिंग किया जाता है, ये सही है। ठीक है, तब सही कौन कौन से हो गया, ए बी सी तीनों सही हो गया। तो इस तरह के लिए 95 नंबर ऑप्शन के लिए हमारे पास उत्तर क्या है, तो 95 नंबर क्वेश्चन के लिए हमारे पास उत्तर है सी, कि ए और बी दोनों सही है। अब हम लोग रुख करेंगे 96 नंबर क्वेश्चन की ओर। With reference to the isotopes of elements, consider the following statement. तत्वों के समस्थानिकों के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं और बताना है। क्या बताना है कि कोबाल्ट आइसोटॉप्स का यूज हम लोग करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, सही है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग हम लोग कैंसर ट्यूमर को हटाने में करते हैं। दी आइसोटॉप्स ऑफ आयरन, आयरन 59 जो आइसोटॉप्स है एनीमिया के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, ये भी सही है। दी आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम 235 न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन का काम करता है, सही है। आयोडीन, आयोडीन 131 का थायराइड ग्लैंड के जांच के लिए प्रयोग करते हैं, न कि हेपेटाइटिस के लिए, तो डी गलत है। बाकी ए बी सी सही है। तो क्या पूछ रहा है हम लोगों से, कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुने, तो सही उत्तर ए बी सी है और डी नंबर गलत उत्तर है। क्लियर। 97 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। न्यूक्लियर फ्यूल इज अ मटेरियल यूज इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन टू प्रोड्यूस हीट टू रन टरबाइन। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग यूज करते हैं फ्यूल्स को इसलिए कि हीट जनरेट हो, उससे वेपर बने, फिर उससे हम लोग टरबाइन चलाएं। फिर कह रहा है कि थोरियम इज यूज एज अ न्यूक्लियर फ्यूल इन इंडिया, तो ये दोनों बातें सही है। तो राइट आंसर सी फॉर चाइना। आइसोटोन क्या होते हैं, अब देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा आइसोटॉप्स, फिर पढ़े होंगे आप लोग आइसोबार, फिर आपने पढ़ा होगा आइसोटोन, फिर आपने पढ़ा होगा आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉन, फिर आपने पढ़ा होगा आइसो डायफर,
तो ये पूछ रहा है कि आइसोटोन क्या होते हैं। तो वैसे एटम जिनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, प्रोटॉन डिफरेंस हो। तो परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। एटम्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नोन एज आइसोटॉन्स, इज नोन एज आइसोटॉन्स। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि जीरो मास किसका होता है, फ्रैक्शनल चार्ज किस पर होता है, फ्रैक्शनल स्पिन किस पर होता है, इंटीग्रल स्पिन किस पे होता है। बिल्कुल नया क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसके डायरेक्ट आंसर हम लोगों को पता होने चाहिए। तो क्या आंसर होना चाहिए, तो ये आपको पता है कि न्यूट्रिनो पर जो रहता है वो जीरो मास रहता है। ये आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रिनो पे क्या रहता है, जीरो मास रहता है, जीरो मास। ठीक है, और बाकी बताइए आप लोग क्या होना चाहिए आंसर, बताइए आंसर क्या होना चाहिए। तो जीरो मास किस पर है, न्यूट्रिनो पर है। फ्रैक्शनल चार्ज किस पे है, क्वार्क पर है। फ्रैक्शनल स्पिन किसका है, पॉजिट्रॉन का है। इंटीग्रल स्पिन किसका है, तो फेनोन का है। तो यानी इस तरह से आंसर क्या हुआ, A2B3C1D4, यानी ऑप्शन नंबर डी। फिर है 100 नंबर क्वेश्चन कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऑप्टिकल फाइबर जो है प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन थ्योरी पर काम करता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR के थ्योरी पर काम करता है, बिल्कुल सही। इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन लाइट इज द कैरियर वेव, लाइट ही कैरियर वेव रहता है, बिल्कुल सही। ऑप्टिकल फाइबर परमिट कम्युनिकेशन ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस के नहीं, फार डिस्टेंस के लिए। तो स्टेटमेंट कौन कौन से सही है मेरे दोस्त, तो दोस्त 2 और 3 सही है, बाकी सब गलत है। तो 2 और 3, इस तरह से हम लोगों ने 100 नंबर को पूरा कर लिया। क्लियर, तो कैसा लगा आपको 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें, और ऐसे ही लेटेस्ट प्रश्नों के सॉल्यूशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। बस जुड़े रहिए आप डेस्टिनेशन आईएएस के यूट्यूब चैनल। थैंक यू।